कैसे हैं? बढ़िया स्टूडेंट्स। दिस इज पार्ट 3 बेसिक अकाउंटिंग टर्म। इसके पहले स्टूडेंट्स दो पार्ट बन चुके हैं, ठीक है ना। ये पार्ट देखने से पहले वो जो दो पार्ट बन चुके हैं उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने 1 to 16 तक हमने टर्म्स इसमें एक्सप्लेन किया है। आज हम आपको 17 to 25, ठीक है, अकाउंटिंग टर्म समझाएंगे और ये लास्ट है। इसके बाद ये वीडियो मतलब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखते हैं स्टूडेंट, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, ये चैप्टर, ये टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके अकाउंटिंग फील्ड में हर जगह काम आएगा, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक। अब देखिए आते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक को देखिए दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले समझते हैं स्टॉक होता क्या है। स्टॉक क्या है स्टूडेंट्स? जो साल के एंड में अनसोल्ड गुड्स होते हैं, ठीक है। अब बिजनेसमैन ने गुड्स परचेज किया था, किस लिए? रीसेल करने के लिए। तो जरूरी थोड़ी ना है जितना परचेज किया सारा सेल हो जाए, कुछ ना कुछ तो बच जाएगा। तो जो गुड्स बच जाते हैं उसी को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। कब बच जाता है? अकाउंटिंग मीटिंग की पीरियड क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 31 मार्च को, ठीक है, क्लोजिंग डेट को जितना गुड्स अनसोल्ड रहता है उसी को हम लोग स्टॉक बोलते हैं, ठीक। अब आते हैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। तो 31 मार्च को, ठीक है, उस स्टॉक को हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, क्योंकि क्लोजिंग डेट है 31 मार्च। और यही स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट डे मतलब 1 अप्रैल को, इसी को हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, ठीक है सेम चीज, लेकिन डेट का फर्क है। 31 मार्च को उसी स्टॉक को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे और 1 अप्रैल को उसी चीज को हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्टॉक। नेक्स्ट आते हैं इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के देखिए यहाँ पे 4 टाइप के हैं इन्वेंट्री। स्टूडेंट इसको ध्यान दीजिए, ये अगर कोई बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो प्रोडक्शन करके बेचता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स को सेल करता है, तो वहां पे 4 टाइप के आपको स्टॉक मिलेंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक। ये स्टॉक मतलब अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर रेडीमेड गुड्स भी कुछ खरीद सकता है, ठीक है, तो इसमें ये स्टॉक इन्वेंट्री के अंदर भी आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी सेम मीनिंग है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इन चारों कैटेगरी में। यहाँ भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना, ये ऐसे कर लीजिए, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल क्या है? अब मैन्युफैक्चरर ने जो रॉ मटेरियल खरीदा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अब वो साल के लास्ट मतलब 31 मार्च को बच जाता है, पूरा यूज नहीं हो पाया रॉ मटेरियल, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। और यही क्लोजिंग नेक्स्ट डे को, मतलब अगले दिन 1 अप्रैल को, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है? जैसे कि नाम से क्लियर है, सेमी फिनिश गुड्स, मतलब काम हो गया है, ठीक है, अभी प्रोसेस में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा है, ठीक है। तो ये भी वही है, 31 मार्च को अगर कोई वर्क पेंडिंग रह जाता है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में, मतलब उसमें अभी प्रोसेस अभी बाकी है, उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कब? 31 मार्च में। और यही 1 अप्रैल को, नेक्स्ट डे को, ये हो जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में क्या होता है? जैसे कि नाम से क्लियर है, सारे प्रोसेस से बाहर आ गए, मतलब अब रेडी फॉर सेल, गुड्स रेडी है, बस सेल होना है। तो ये भी वही 31 मार्च को अगर फिनिश गुड्स जो बचा रह जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। और यही नेक्स्ट डे को, मतलब 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। स्टॉक हमने बताई दी है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही रहा है, साथ ही अगर कोई रेडीमेड गुड्स परचेज करता है सेल करने के लिए, तो वो भी वहां स्टॉक के टर्म में आएगा, ठीक है, सेम। नेक्स्ट आते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अब ये क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रेड रिसीवेबल में क्या होता है कि
रिसीवेबल वर्ड आया ना, कि पैसा लेना है। कैसे? अगर हमने किसी को उधार बेचा है, ठीक है, उधार सर्विस सेल किया है या गुड्स सेल किया है, तो उसको हम डेटर बोलते हैं। अभी उससे पैसा लेना है। हमने किसी राम को सपोज हमने 2000 रुपए का गुड्स सेल किया है, तो उससे हमें 2000 रुपए लेना है। तो वो अभी दिया नहीं है, इसलिए जब तक नहीं देता तब तक वो हमारा डेटर माना जाएगा। ठीक है, उसको हम डेटर बोलेंगे, राम को हम डेटर बोलेंगे। इसी तरह होता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? यहाँ भी हमने उधार सेल किया है। ठीक है, इसके बारे में आप स्टूडेंट्स बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल के बारे में आगे आप पढ़ेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। ठीक है, यहाँ तो आप बस आप समझें क्या होता है। ठीक है, वहां पे लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिलहाल बिल्स रिसीवेबल क्या है? अगर हमने किसी को उधार सेल किया है, ठीक है, तो रिटर्न इसमें लिखा जाता है कि हाँ ये 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जैसा भी आपस में एग्रीमेंट हो, पेमेंट करने का प्रॉमिस करता है। ठीक है, एक बिल में लिखा जाता है। तो सेलर अपने कस्टमर को साइन करवाएगा, ठीक है, और वो बिल सेलर के पास रहेगा। तो उसी को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब एक तरीके से चेक का काम करता है। ठीक है, हमारे पास ये प्रूफ है कि हमने आपको सेल किया है, आपने प्रॉमिस किया कि हम इस डेट को पेमेंट कर देंगे। तो उसी बिल को ही बिल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बोला गया। मतलब ये किसके पास रहेगा? सेलर के पास। ठीक है ना, कि पैसा लेना है। तो दोनों का केस में है कि पैसा लेना है, हमने उधार सेल किया है किसी को, यहाँ पे बिल बना हुआ है। ठीक है, उससे बिल ऑफ एक्सचेंज में पूरी उसमें डिटेल लिखा गया है। ठीक है, और डेटर में ऐसा नहीं, क्योंकि हमने उधार सेल किया है। ठीक है, तो वो डेटर है और ये बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, कहने का मतलब दोनों कंफ्यूज मत होइए। डेटर नाम किसको बोला गया? जिसको हमने उधार सेल किया है वो डेटर हो गया। और अगर हमने डेटर से ही लिखवा लिया, डेटर से ही लिखवाया, ठीक है, जो हमारे पास प्रूफ है, उसको हम लोग बिल बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट है बिल्स ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स। अगर हमने किसी से उधार खरीदा है, ठीक है, हमने मान लो श्याम से उधार खरीदा है, तो श्याम हमारा क्रेडिटर माना जाएगा। ठीक है, श्याम को हम क्रेडिटर बोलेंगे। और इसी तरह हमने खरीदा है, तो अब वो श्याम हमसे लिखवाएगा। ठीक है, बिल में कि हमने इतना प्रॉमिस किया है पेमेंट करने के लिए मैंने। इसको जो बिल रहता है वो किसके पास रहेगा? वो सेलर के पास रहेगा, मतलब श्याम के पास रहेगा। ठीक है, तो बिल्स पेबल मेरे लिए ये बिल्स पेबल है। ठीक है, तो ट्रेड पेबल मतलब हमें पेमेंट करना है, हमने उधार खरीदा था तो पेमेंट करना है। तो इसी के जस्ट अपोजिट है। इसको स्टूडेंट्स आप आगे आने वाले जो चैप्टर्स में जो न्यूमेरिकल कराऊंगा वहां आप चीजें और क्लियर हो जाएंगी, घबराइएगा नहीं। यहाँ बस समझिए क्या है। ठीक है, अब आते हैं गुड्स क्या है। गुड्स को हमने आपको वैसे कुछ बताया है, ठीक है ना, लेकिन आप बात देखिए डायरेक्ट क्या बिजनेस, जिस चीज का बिजनेस हो रहा है, ठीक है, जैसे फर्नीचर का हमने एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा पार्ट 2 में। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 में लिया था, अगर हमने फर्नीचर के बिजनेसमैन है, ठीक है, फर्नीचर का बिजनेसमैन फर्नीचर परचेज करता है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स माना जाएगा, और फर्नीचर सेल करता है तब भी वो गुड्स ही है। फर्नीचर का बिजनेसमैन अगर टीवी खरीदता है, किस लिए? बिजनेस में यूज के लिए, कस्टमर के एंटरटेन के लिए, है ना, लेकिन बेचने के लिए नहीं, तो वो एसेट है, गुड्स नहीं माना जाएगा स्टूडेंट्स। तो गुड्स टर्म उसी को रेफर करेंगे जिसका सेल परचेज होना है। ठीक है, अब आते हैं डिस्काउंट में। देखिए डिस्काउंट तो आप जानते हैं क्या होता है ना, रिबेट, डिस्काउंट, छूट। इसको 2 टाइप है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब दोनों में फर्क क्या है? अगर सेलर अपने कस्टमर को लिस्ट प्राइस पे, एमआरपी पे कोई डिस्काउंट देता है फिक्स रेट पे, 2%, 5%, 10%, तो उसको लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, और इसकी एंट्री नहीं की जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसको माइनस कर दिया जाएगा। सपोज 1000 का गुड्स सेल किया गया, ठीक है, उसकी एमआरपी 1000 थी, और 1000 पे सेलर 5% डिस्काउंट दे रहा है, या 10% मान लीजिए, चलो 1000 पे 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपए। तो 1000 रुपए से एंट्री नहीं होगी, 900 रुपए से होगी, क्योंकि 1000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 1000 में 100 माइनस कर देंगे, 900 से एंट्री होगी, 100 की एंट्री नहीं होगी। तो ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री नहीं होती है। कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? हमने किसी को उधार सेल किया है,
ठीक है। तो एक तरीके से हम उसको एक वो पेमेंट करते हैं, उसको एक तरीके से तुरंत पेमेंट करने के लिए हम उसको वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर अगर पेमेंट कर देते हो तो आपको 5%, 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी को कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। और इसकी एंट्री होती है, याद रखिएगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, इसकी एंट्री होती है। नेक्स्ट आते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? हमने किसी को उधार सेल किया है, ठीक है, और उससे पैसा रिकवर नहीं हो पाया, ठीक है, उस साल में रिकवर नहीं हो पाया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स, पैसा डूब गया, लॉस हो गया बिजनेस को, तो ये बैड डेब्ट्स। जब किसी को हम उधार बेचते हैं, पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, डेटर को हमने बेचा था ना, डेटर्स पैसा नहीं मिला तो हमारा बैड डेब्ट्स हो जाएगा, मतलब पैसा डूब गया, लॉस। टर्नओवर क्या होता है? हमने ब्रैकेट में देखिए मेंशन किया, टोटल सेल्स। कैसा सेल्स? अकाउंटिंग पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड का, एक साल का, ठीक है, अब 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के टोटल सेल्स को हम लोग टर्नओवर बोलते हैं। ठीक है। लाइव स्टॉक क्या होता है? देखिए, लाइव स्टॉक का मतलब है डोमेस्टिक एनिमल्स है। डोमेस्टिक एनिमल का मतलब अब किसी बिजनेस में डोमेस्टिक एनिमल का यूज हो रहा है, जैसे हॉर्स वगैरह, देखिए, है ना, बिजनेस में यूज हो रहा है, बिजनेस में यूज होगा तभी उसको लाइव स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, लाइव स्टॉक, ये एक स्टॉक था, ये लाइव स्टॉक नहीं है। ठीक है, देखिए ये लाइव स्टॉक, अगर एनिमल को रखा है तो जैसे हॉर्स का हमने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, इन टर्म को अच्छे से दिलो दिमाग बैठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे चैप्टर में, अकाउंटिंग के सारे चैप्टर में आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, ओके, वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।